साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आज आपका दोस्त मुकेश गुप्ता एक नए चर्चित टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि चुनाव सुधार, भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में। हालांकि हमने कल एक प्रमुख जो निर्वाचन प्रक्रिया, विशेषकर जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ करवाने की प्रासंगिकता को लेकर हमने चर्चा करी थी। आज हम विस्तृत रूप से भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में जो चुनाव सुधार की मुहिम तब से लेकर आज तक, हम संक्षेप में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब विशेषकर ये टॉपिक मैंने इसलिए भी चुना है कि हाल ही में बहुत सारे कुछ प्रमुख चुनाव सुधारों की मांग विभिन्न रिपोर्ट्स में और चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, कुछ सिफारिशें की जा रही है और ऐसी मांगे विभिन्न उठ रही है, काफी चर्चा में है। तो आज हम, हालांकि सुधार की तो बहुत जरूरत है, तो हम कुछ मुख्य सुधार की चर्चा हम संक्षेप में आज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि चुनाव सुधार का ऐसा है कि भारत में जब से जो पहला आम चुनाव से लेकर जो अंतिम जो चुनाव हुआ है हमारा, तब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव सुधारों को लेकर बहुत सारी हमारी चुनाव प्रक्रिया में, विशेषकर जो पिछले लगभग तीन चार दशक से काफी सुधारों की मांग की जा रही है। काफी सुधार हुए भी हैं और 90 के दशक से पहले तो काफी कमियां थी और विशेषकर जो 1992 में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई थी या कोशिश की गई थी विभिन्न चुनाव सुधारों की, तो तब से लेकर अब तक काफी एक सतर्कता, जागरूकता चुनाव आयोग की रही है। काफी प्रतिष्ठा चुनाव आयोग ने अपनी बनाई है, काफी सफलता चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त की गई है। एक इतने बड़े लोकतंत्र में इतने सफल चुनाव करवाए हैं। विश्व में आज भारत के चुनाव आयोग की काफी प्रतिष्ठा है और काफी एक रोल मॉडल के रूप में भारत के चुनाव आयोग को माना जाता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के चुनाव आयोग ने काफी सफलता प्राप्त की है और जो एक इतने बड़े लोकतंत्र को सशक्त बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, इतने सब कुछ होने के बाद भी आज भी बहुत सारे कमियां हमारी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें है और काफी सुधार की आवश्यकता है। और हम अगर देखें अब तक जो प्रमुख काफी सरकार के द्वारा विभिन्न स्वतंत्र रूप से कुछ एनजीओ के द्वारा, कुछ विधि आयोग की रिपोर्ट, कुछ निर्वाचन आयोग, जैसे अगर मैं प्रमुख आयोगों की बात करूं तो जयप्रकाश नारायण ने जो 1974-75 में तारकुंडे समिति का गठन किया था, उसके अलावा दिनेश गोस्वामी समिति 1990, एमएन बोहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, शकदर आयोग, तो ऐसी काफी जो संविधान समीक्षा आयोग जो वेंकट चलैया की अध्यक्षता में थी, तो काफी आयोगों ने अपनी बहुत सारे सिफारिशें चुनाव सुधार के संदर्भ में करी भी। कुछ सिफारिशें मानी भी गई, कुछ नहीं भी मानी गई। तो हम अगर निष्कर्ष देखें तो आज भी लेकिन चुनाव काफी सुधारों की आवश्यकता हमारे चुनाव प्रक्रिया में है। प्रमुख हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। हाल ही में जो मैं पहले चर्चा करूंगा, हाल ही में जो चर्चा में रहे, हाल ही में जो चुनाव आयोग ने प्रमुख सिफारिश दी भी है और प्रमुख सरकार से रिक्वेस्ट भी किया है कि और प्रमुख अलग अलग तरफ से मांगे आ रही है कि प्रमुख जो चुनाव सुधार किए जाने चाहिए। एक सबसे प्रमुख चर्चा में आपने सुना होगा कि हाल ही में कि चुनाव आयोग ने कम से कुछ लगभग 200 राजनीतिक दलों की सूची सरकार को सौंपी है, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपी है कि ये कुछ प्रमुख दल हैं, ये केवल नाम मात्र की इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और पिछले लगभग 10 सालों से किसी भी प्रकार की कोई चुनाव प्रक्रिया में इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया है। तो मूल रूप से यह मुद्दा यह है कि आज भारत में लगभग 1900 के आसपास
जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दल हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 7 तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त दल हैं और जो 58 राज्य स्तरीय दल के रूप में, मतलब 7 तो राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में और 58 राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और बाकी ये गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। तो इतने इतने दल हैं और लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये गौर किया कि इतने, और विशेषकर जो पिछले 4-5 सालों में तो इतने राजनीतिक दलों की जो संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो चुनाव आयोग ने जब उनका पूरा रिकॉर्ड देखा कि काफी सारे ऐसे दल हैं कि जो पिछले 10-12 सालों से कोई चुनाव प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले रहे, और उसमें देखा गया कि वो जो एक मान्यता प्राप्त और जो एक रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो उसमें देखा गया कि वो एक तरह से एक तो काले धन और भ्रष्टाचार का उसमें चुनाव आयोग को लगता है क्योंकि काला धन वो जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिलता है उस चंदे वो एक तरह से वो राजनीतिक दल न रहकर वो एक तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाली मशीन के रूप में एक तरह से वो कार्य कर रहे थे, ऐसा कुछ। तो उनकी जांच करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ सूची और सरकार को सूची सौंपी है कि इनकी जांच की जाए और इनके रिकॉर्ड को देखा जाए कि कितना चंदा इनको मिला है और किस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा चुनाव आयोग ने सिफारिश करी है और काफी राजनीतिक दलों का समर्थन इसमें मिल भी रहा है और सरकार इसमें अगर करती है तो काफी ऐसे राजनीतिक दल मिलेंगे जिनको कि इससे बाहर किया जाना भी चाहिए। तो बहुत अच्छी कदम मैं मानूंगा और ये सुधार काफी अच्छा महत्वपूर्ण हो सकता है कि ऐसी पार्टियां ही एक राजनीतिक दल के रूप में रहे जो कि वास्तव में एक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले और गलत तरीके से वो अपने उस रजिस्ट्रेशन का या उसका उपयोग नहीं करे वो, ठीक है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश रही है। दूसरा, अगर मैं बात करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण अभी सिफारिश चुनाव आयोग द्वारा की गई है कि जो हाल ही में जो वर्तमान में जो नियम है वो ये है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो 20,000 की राशि से कम या 20,000 की राशि तक का जो चंदा उसे प्राप्त होता है, कोई भी देता है, तो उसको उनको गुप्त रखा जा सकता है। उनका जो दानदाता है उसका नाम पारदर्शी करने की, उसका नाम गुप्त रखा जा सकता है, उसको उसकी पारदर्शिता की जरूरत नहीं है। तो इससे देखा गया है कि काफी पैसा तो राजनीतिक दल क्या करते हैं इसमें कि वो अपनी जो भी राशि है वो नगद में लेते हैं एक तरह से कैश में, और ये 20,000 के अंडर में ही उस राशि को, जैसे मान लीजिए 19,000 कुछ रुपए दिखा दिए, ऐसे करके वो उन राशि को दिखा देते हैं और काफी जो पैसा है वो एक तरह से बिना पारदर्शिता के वो ब्लैक मनी कलेक्शन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको घटाकर जो 20,000 की जो सीमा है उसको घटाकर अब चुनाव आयोग चाह रहा है, सिफारिश करी उसने सरकार को कि ये राशि 2,000 कर दी जाए, कि केवल 2,000 तक का ही जो चंदा है वही गुप्त रखा जाए, बाकी जो चेक या डीडी के द्वारा ही राजनीतिक दलों से प्राप्त करे और उसको एक तरह से ओपन किया जाए। तो ऐसा कुछ अब, तो ये भी एक सिफारिश, बहुत अच्छी सिफारिश चुनाव आयोग की रही है। इससे काफी जो ब्लैक मनी जो राजनीतिक दलों के द्वारा जनरेट की जाती है उस पे काफी रोक इससे लग सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सुधार ये मेरी दृष्टि में है। अगर सरकार इस सिफारिश को मानती है तो माना जाना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि चुनाव आयोग की बहुत अच्छी सिफारिश रही है। इसके अलावा एक प्रमुख जो मांग की जाती है कि जो वर्तमान में जो राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव में जो बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब वो बेतहाशा पैसा जो बहुत ज्यादा, हालांकि चुनाव आयोग द्वारा सीमा रख रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारा पैसा जो खर्च किया जाता है उस कारण से जो ब्लैक मनी का काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो उसके लिए
जो स्टेट फंडिंग की एक तरह से एक मांग की जा रही है, जिसके लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में उन्होंने भी सिफारिश दी थी स्टेट फंडिंग की। स्टेट फंडिंग का मतलब है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है चुनाव में, उम्मीदवार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, तो वो जो उसकी जगह वो उम्मीदवार या पार्टी खर्च न करके सरकार द्वारा उसको वो फंड दिया जाए। मतलब सरकार द्वारा ही उम्मीदवारों के जो चुनाव में जो पैसा खर्च किया तो वो किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब स्टेट फंडिंग होगा तो वो बड़ी सीमित पैसा सरकार खर्च करेगी, और जिससे कि ये ब्लैक मनी का और जो बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है तो वो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो स्टेट फंडिंग वाला सरकार के द्वारा जो चुनाव खर्चों की जो फंडिंग है, ये भी एक सिफारिश, बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश हो सकती है। और अगर सरकार इसको लागू करती है, हालांकि राजनीतिक दल इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, काफी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छी सिफारिश है, ऐसा किया जाना चाहिए, जिससे कि इतना जो पैसा चुनाव में खर्च होता है तो जाहिर सी बात है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो सारा बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता है, और काफी ज्यादा जो ब्लैक मनी है वो जनरेट इससे होती है, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है अगर स्टेट फंडिंग की व्यवस्था हो तो। इसके अलावा एक सिफारिश, एक ये मांग की जाती है चुनाव में कि जो प्रत्याशियों के द्वारा, जो एक प्रत्याशी के द्वारा दो क्षेत्रों से, दो चुनाव क्षेत्रों से खड़ा होकर चुनाव लड़ा जाता है, तो उसके ऊपर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी मांग है कि क्योंकि जब वास्तव में अगर किसी भी प्रत्याशी को एक जनता की सेवा के लिए, क्योंकि राजनीति एक जनता की सेवा का माध्यम है, अब हालांकि आजकल उसका एक तरह से दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन देखा जाए तो जब एक दो जगह से लड़ने का कोई महत्व, कोई तुक है ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं और कैसे भी एन के एन प्रकार वो जीतना चाहते हैं, वो उस चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सीट ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर दो जगह चुनाव लड़ते हैं तो वो एक मंशा थोड़ा सा गलत लगती है प्रत्याशियों की। तो इसमें एक मांग की जा रही है कि क्यों नहीं सरकार ऐसा करे कि केवल एक प्रत्याशी एक जगह से ही चुनाव लड़े। तो सरकार शायद इस कोशिश में है भी सरकार, हालांकि कुछ दल इसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन लगता है आने वाले टाइम में सिफारिश मानी जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। एक जो सिफारिश या एक मांग काफी टाइम से की जा रही है कि भारत में जो मतदान की जो प्रतिशत है, हम देखते हैं चुनाव में काफी कम वोटिंग पड़ती है, हालांकि फिर भी एक एवरेजन देखा जाए तो ठीक ठाक वोटिंग माना जा सकता है जो लोग मतदान करते हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं वो मतदान प्रक्रिया से दूर रहते हैं। तो एक ये भी कहते हैं कि क्यों नहीं अनिवार्य मतदान को लागू कर दिया जाए। अब हालांकि इसके पक्ष विपक्ष में बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक रफली देखें, हम जहां तक मेरा मानना है कि अनिवार्य मतदान जो है वैसे काफी थोड़ा सा एक तरह से अव्यवहारिक लगता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर कुछ थोड़ा परिवर्तन किया जाए, थोड़ा सुधार किया जाए वर्तमान वोटिंग सिस्टम में, तो मैं चाहूंगा कि अनिवार्य मतदान प्रणाली लागू की जाए। इसका मतलब है कि प्रत्येक वोटर को वोट देना अनिवार्य किया जाए। अब ये अगर आज से हम पहले की बात करते, पिछले चुनाव से पहले अगर ऐसी सिफारिश करते तो वो शायद नाजायज थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये एक मतदाता पर थोपना हो गया कि वो अगर मान लीजिए उसको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वो वोट नहीं दे। लेकिन आजकल जो नोटा वाली व्यवस्था जब से लागू हुई है, पिछले चुनाव से जो नोटा की व्यवस्था लागू हुई है, तब से मुझे लगता है कि अब मतदान प्रक्रिया, क्योंकि मतदान प्रक्रिया में ये जो अनिवार्य मतदान प्रणाली को लागू किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई भी मतदाता है उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो वो नोटा को वोट दे सकता है, तो उसके पास वो ऑप्शन है। तो क्योंकि एक ये जो मतदान है वो एक कर्तव्य है मतदाता का, एक नागरिक के रूप में, तो उस कर्तव्य का प्रयोग करना चाहिए एक लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो अनिवार्य मतदान हालांकि गुजरात में जो स्थानीय निकायों में इसको लागू भी किया गया है और कई जगह इसको काफी लोग इसकी तरफदारी करते हैं, मांग करते हैं, तो एक किया जा सकता है। थोड़ा सा मेरी दृष्टि में और मजबूत ये पक्ष तब होगा जब वर्तमान में नोटा में थोड़ा सा एक कमी मुझे लगती है
नोटा का मतलब आप समझ रहे हो शायद, फिर भी मैं बता देता हूं। जो पिछले चुनाव से जो एक नया बटन की शुरुआत की गई है कि नन ऑफ द अबव, मतलब एक एक प्रत्याशी के रूप में इसको माना जाता है कि अगर 5 प्रत्याशी किसी क्षेत्र से खड़े होते हैं तो एक अलग से ये बटन, एक ऑप्शन मतदाता के सामने होता है कि अगर वो किसी को भी वोट नहीं डालना चाहे तो वो नोटा को डाल सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान में इसमें एक कमी मुझे लगती है कि नोटा को अभी एक प्रत्याशी के रूप में एक उसके वोटों को गिना नहीं जाता है। अगर मान लीजिए सपोज करो 5 प्रत्याशी हैं, छठा ये नोटा है, अब सबसे ज्यादा वोट अगर नोटा को मिलते हैं तो तरीका तो यह है कि नोटा को विजय घोषित किया जाना चाहिए, अर्थात जो 5 प्रत्याशी हैं उनको खारिज किया जाना चाहिए और वहां फिर दोबारा चुनाव करके नए प्रत्याशी वहां आने चाहिए। लेकिन सामान्यतः होता ऐसा नहीं है। अभी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से यह है कि नोटा को अगर भले ही सबसे ज्यादा वोट मिल भी गए तो भी उन जो ऊपर के 5 प्रत्याशी थे उनमें से सबसे ज्यादा किसको मिले हैं उसी को विजय घोषित किया जाता है। तो ये जो अनिवार्य मतदान वाला जो पक्ष है वो तब मजबूत मेरे हिसाब से हो सकता है कि जब ये नोटा में ये व्यवस्था की जाए कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे विजय घोषित किया जाए, अर्थात उन सारे प्रत्याशियों को खारिज माना जाए और उस वहां से नए प्रत्याशी आए। तब ये मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अनिवार्य मतदान तब बिल्कुल जरूर लागू किया जाना चाहिए। तो एक ये सुधार का हम बता सकते हैं, एक ये सुधार हो सकता है। एक नया सुधार हाल ही में पिछले चुनाव में बहुत प्रवृत्ति बढ़ी है, तो इसके लिए भी चुनाव आयोग ने भी सिफारिश करी है सरकार को पेड न्यूज के ऊपर रोक लगाने की। पेड न्यूज अगर आप मतलब समझ नहीं रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि पेड न्यूज का मतलब है कि जो हाल ही में अगर आप देखते हो अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में एक मतदाताओं को भ्रमित करने वाली आपको न्यूज मिलती है, वो होती एक तरह से उस प्रत्याशी का या उस राजनीतिक दल का प्रचार है, लेकिन मीडिया की मिलीभगत से उस प्रचार को न्यूज के माध्यम से एक तरह से मिक्सअप कर दिया जाता है। मतदाता को या नागरिकों को ये पता नहीं होता कि ये न्यूज है या फिर प्रचार है, तो वो उसको न्यूज समझकर वो उसको एक तरह से एक भ्रमित होने की संभावना उसमें लगती है। तो ये पेड न्यूज की प्रवृत्ति के ऊपर रोक लगाकर इसको दंडनीय करने का, इस प्रावधान को दंडनीय करने की सिफारिश भी की गई है। तो इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग की भी सिफारिश सही है और मेरा भी मानना यह है कि एक महत्वपूर्ण ये कदम होना चाहिए, क्योंकि इससे मतदाता भ्रमित होता है और इससे मतदाताओं को भ्रमित करके एक तरह से उनको गलत, तो वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से ये गलत है। तो पेड न्यूज के ऊपर भी रोक लगाई जानी चाहिए। एक जो पिछले हम चुनाव में देखते हैं कि जो ओपिनियन पोल है और एग्जिट पोल है, उसके ऊपर भी जो प्रिंट मीडिया को हालांकि उसमें शामिल नहीं किया गया, अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसी को शामिल किया गया है। तो पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए कि ये भी चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। तो प्रिंट मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी, चाहे वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, इसके ऊपर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए। काफी मांग ये भी की जाती है। इसके अलावा एक सिफारिश, हालांकि मुझे नहीं लगती है कि बहुत व्यवहारिक सिफारिश ये हो सकती है, सिफारिश बहुत अच्छी है, राइट टू रिकॉल। ये कहा जाता है कि एक लोकतंत्र में माना जाता है कि भाई जनता को लगता है कि उनका प्रत्याशी अगर सही उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतरता है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। यह है राइट टू रिकॉल। लेकिन भारत ये कुछ मांग की जाती है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन भारत जैसे जो इतने बड़े, इतने विशाल लोकतंत्र में शायद ये संभव मेरे हिसाब से एक व्यवहारिक सिफारिश नहीं हो सकती है कि 5 साल तक तो मेरे हिसाब से उस मतदाता को, उस प्रत्याशी को एक तरह से झेलना ही पड़ेगा एक तरह से उसको, क्योंकि अगर राइट टू रिकॉल की व्यवस्था हो जाए तो फिर हमारे आए दिन चुनाव होंगे। तो वो थोड़ा सा, लेकिन एक सिफारिश में हम ये दे सकते हैं कि ऐसे व्यवस्था हो जिससे क्या है कि अगर उनको प्रत्याशियों को या जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों को ये रहेगा कि अगर हम जनता की अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो जनता हमें वापस समय से पहले हटा भी सकती है। तो ये भी एक तरह से सिफारिश या ऐसी मांग की जाती रही है। एक जो हमारे चुनाव सुधार की एक आवश्यकता है कि वर्तमान में जो हमारे यहाँ पर जो चुनाव के लिए जो व्यवस्था है कि जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अभी हमारे लागू है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में।
इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है हमारे यहाँ पर एक तरह से इस पद्धति का मतलब है कि जो प्रत्याशी हैं उनमें जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिले वही विजय घोषित कर दिया जाता है। एक सिंपल इसमें ये होता है, इसमें कोई एक निर्धारित बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक प्रजातंत्र में एक लोकतांत्रिक दृष्टि से ये जो सिस्टम है ये गलत है, क्योंकि काफी देखा जाता है कि इस सिस्टम में क्या है कि सबसे ज्यादा चाहे उसको कुल जो वैध मतों का अगर मान लीजिए उसको 10% या 20%, 30% में ही सरकारें बन जाती है। 30% अभी जैसे हाल ही में है, लगभग अगर हम देखें मोदी जी की जो अगर बहुत वोटों का प्रतिशत देखें तो लगभग 30-32% ही वोट मिला है, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत है। तो ये जो प्राप्त सीटों की संख्या और जो प्राप्त जो मतों में काफी एक तरह से गैप रहता है। जो मत प्रतिशत होता है और जो सीट मिलती है उसमें काफी गैप इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मतों का प्रतिशत या कितना वोट मिले हैं ये नहीं देखा जाता है, मतलब मतों का प्रतिशत नहीं देखा जाता है। केवल ये देखा जाता है कि कुल जो प्रत्याशी हैं उनमें सबसे ज्यादा किसको मिला है, चाहे वो अगर 10 सीट भी सबसे ज्यादा हो, चाहे 10 वोट भी या 15, 20, 30 जो भी हो, सबसे ज्यादा हो तो वही उसी को विजय घोषित कर दिया जाता है। अब एक अगर उदाहरण से हम देखें, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 मतदाता है, अब वहां पर मान लीजिए 60 मतदाताओं ने ही वोट दिया, 40 ने वोट ही नहीं दिया। अब 60 में से भी अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा जो जिसको मिले, एक प्रत्याशी को 30 वोट मिल गए और बाकी जो 20 डिवाइड हो गए अलग अलग, तो सबसे ज्यादा एक जो 30 वोट जिसको मिल गए 100 में से वो विजय घोषित कर दिया गया। तो एक लोकतंत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो 70 लोगों ने तो उसको वोट नहीं दिया, लेकिन एक 30 वोट वाला ही उन 100 लोगों का प्रतिनिधि वो बन गया। तो ये इसके ऊपर कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि ये एक सही सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन माना जाता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। उस पद्धति में होता ही है कि जो भी प्रत्याशी को जितने अनुपात में उनको जो वोट मिल जाते हैं, मान लीजिए अगर 100 वोट किसी क्षेत्र में है और 5 प्रत्याशी वहां से खड़े हुए हैं, अगर एक प्रत्याशी को 50 वोट मिल गए और एक को 20 मिल गए, एक को 10 मिल गए और बाकी अगले को भी 10 मिल गए, तो उसमें फिर होगा ये कि जिसको 50 मिले उसको 5 उसको मतलब एक तरह से सब जो विजय सॉरी मैं एक बार इसको आपको वापस समझाता हूं कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र जो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तो इसमें होते ही हैं, लेकिन इसमें जितने जो प्रतिशत जो उनको वोट मिलता है राजनीतिक दलों को, तो उसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र से अगर मान लीजिए प्रत्याशियों की सूची के द्वारा राजनीतिक दल जो खड़े करते हैं अपने प्रत्याशी, तो जिस भी राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं तो उस प्रतिशत के अनुपात में, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसका नाम है, तो उनको जो मिले हुए वोटों के प्रतिशत के अनुपात में उनको सीटें एक तरह से आवंटित कर दी जाती है। तो उससे क्या है कि जो जितने भी जो दल हैं, मान लीजिए छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, तो उनको जितने भी प्रतिशत वोट मिले हैं उनको सबको एक तरह से वो जो सीटें हैं वो आवंटित कर दी जाती है, तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो लोकतंत्र में एक तरह से ये अल्पसंख्यकों को भी सही प्रतिनिधित्व मिल जाए, छोटे दल हैं, बड़े दल को अगर मान लीजिए उनको ज्यादा प्रतिशत वोट मिले हैं तो उनको ज्यादा सीट मिल जाएगी, जिनको कम प्रतिशत वोट मिला है उनको कम सीट मिल जाएगी। तो उससे क्या है कि सभी का उनकी वोटों के अनुपात में उनको प्रतिशत मिल जाएगा। तो एक ही सिफारिश की जाती है। हालांकि हमारे यहाँ पर ये जो व्यवस्था है छोटे जो देश है वहां लागू है, तो भारत में अभी हमारे यहाँ पर थोड़ी सी कठिन भी है और थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से ये भी लागू होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक तरह से सिफारिश के रूप में हम इसको बता सकते हैं, सॉरी सुझाव के रूप में, भाई सुधार के रूप में कि ऐसा सुधार किया जा सकता है। ये थोड़ा जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो कमी है उसके जवाब में ये किया जा सकता है। अब कितना व्यवहारिक है, थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ये भारतीय जो परिस्थितियों के हिसाब से उतना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जो अस्थिर सरकारें बनेगी, जो एक बहुमत वाली सरकारें बनने के बहुत कम चांसेस होंगे, तो वो राजनीतिक अस्थिरता का डर रहेगा और जो बार बार चुनाव की प्रवृत्ति उससे बढ़ेगी। तो सही प्रतिनिधित्व के हिसाब से ये हो सकता है अच्छी सिफारिश हो, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी विविधता है, इतनी तो थोड़ा सा अव्यवहारिक
ये लगता है। और बाकी बहुत सारी सिफारिश हो सकती है चुनाव सुधार की वर्तमान में जो आवश्यकता है उस हिसाब से, क्योंकि काफी कमियां जो, हाँ, एक अगर मैं बात करूं कि जो चुनाव में जो धन बल की जो बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ती है उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। जो राजनीतिक दल हैं उनका जो आय व्यय का ब्यौरा है वो देखा जाना चाहिए। उनका बिल्कुल ऑडिट समय समय पे किया जाना चाहिए। हालांकि ये सिफारिश भी तारकुंडे समिति ने करी थी और आजकल किया भी जाता है। खैर, इसके अलावा जो एक पारदर्शिता प्रत्याशियों का जो आजकल चुनाव आयोग द्वारा किया भी जा रहा है, खैर जो प्रत्याशियों के द्वारा अपनी जो पूरा आय व्यय का ब्यौरा, उनके जो पूरी अकाउंट्स की जानकारी, और एक शपथ पत्र, उनकी शैक्षिक पूरा उनका जो कितनी देनदारी है, वो उनकी कितनी संपत्ति है, उनके आश्रितों की कितनी संपत्ति है, उनका सबका ब्यौरा भी जब वो चुनाव आयोग में अपना नामांकन करते हैं तब उनको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी जो व्यवस्था लागू हुई है, पहले ऐसा नहीं था। तो इसके अलावा और जो अपराधीकरण, जो चुनाव में जो राजनीति का जो अपराधीकरण की राजनीति में जो बढ़ता हुआ अपराधीकरण है, कितने आप देखें कि जितने दागी प्रत्याशी जो चुनकर आते हैं, बहुत बड़ी समस्या ये है। अभी हम संसद में देखें तो काफी सांसद या विधानसभाओं में हम देखें तो काफी ऐसे विधायक होते हैं कि जिनके खिलाफ आरोप लगा हुआ होता है। तो ये राजनीति के अपराधीकरण के रोकने के लिए, हालांकि जो 1993 की एम बोरा समिति है उसने भी सिफारिश करी थी, तो ये अभी खैर लागू नहीं हुई है। काफी जो दागी सांसद है वो हमारी संसद में और जो विधायक है वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं। तो इसके ऊपर कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ेगी कि जिनके खिलाफ ऐसी सिफारिश चुनाव आयोग ने भी 1998 में करी थी कि अदालत में जिनके खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल हो चुका है उनको चुनाव से उनकी एक तरह सदस्यता खारिज कर दी जानी चाहिए उनको, और चुनाव में लड़ने भी नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी ये प्रवृत्ति है सभी राजनीतिक दलों में, यह है सभी राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के सांसद या विधायक पाए जाते हैं। तो इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है, सरकार को इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये काफी, क्योंकि जो यही तो कारण है कि आजकल हम संसद का जो रुख देख रहे हैं कि कितनी जो संसद है वो चल नहीं रहे, क्योंकि काफी जो सांसद है वो आपराधिक प्रवृत्ति हैं और वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाओं में वो भाग लेना भी नहीं चाहते हैं, और इतने वो शिक्षित भी नहीं है, और उनका मकसद केवल बस जो सदन में पहुंचने तक ही होता है, और ज्यादा भागीदारी वो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व है और एक लोकतंत्र में जो उनकी जिम्मेदारी है, अब उनके जो कर्तव्य है वो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये काफी, अब सिफारिश बहुत हो सकती है, एक लंबा उसके लिए जिक्र करना पड़ेगा। एक मोटा मोटा जो पिछले दिनों में जो महत्वपूर्ण जो चर्चाएं चल रही है और उस हिसाब से जो हो सकती है सुधार काफी आवश्यक है। तो ये हमने आज चर्चा करी, और आप लोग भी अगर आपको कोई नया सुधार याद आ रहा है या आपको लगता है कि ये भी सुधार हमारे वर्तमान चुनाव जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें किया जाना चाहिए, तो आप भी प्लीज बताएं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि कल जो हमने टॉपिक छेड़ा उसके ऊपर भी काफी हमारे साथियों ने उसमें अपने व्यूज दिए, अपनी बात रखी, तो बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही अपने व्यूज रखते रहिए और अपने भी जो एक तरह से उस चर्चा में भाग लेते रहिए, और इसके ऊपर भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई सुधार आ रहा है जो कि मैंने नहीं बताया है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी जो बात रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।